हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लवली स्क्वाड पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगा कर रहे होंगे। हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती पीजीटी सोशोलॉजी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने ऑगस्ट काउंट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ किए थे और आज हम लोग कार्ल मार्क्स से रिलेटेड उनके एमसीक्यूज़ करेंगे। और ये क्लास मैं आपको बता दूं कि ये क्लास जो है वो आपके बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी और यूजीसी नेट सोशोलॉजी, मतलब सोशोलॉजी से रिलेटेड जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, इस सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ल मार्क्स। पहला क्वेश्चन है, मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व है। क्या है? मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व है। वर्ग और संस्कृति, अपने आप में वर्ग, या वर्ग और श्रेणी, या अपने आप के लिए वर्ग। तो मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व क्या है? अपने आप के लिए वर्ग। ऑप्शन नंबर डी। कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग के लिए सबसे बड़ी अनिवार्यता क्या है? वर्ग चेतना है। क्या है? वर्ग चेतना है। कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग के लिए सबसे बड़ी अनिवार्यता वर्ग चेतना यानी कि क्लास कॉन्शियसनेस। वे कहते हैं कि जब एक धंधे में काम करने वाले लोग संगठित हो जाते हैं और उनमें ये चेतना आ जाती है इस वक्त मुझे थोड़ी सी सर्दी लगी हुई है तो थोड़ा सा गला खराब है आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चेतना आ जाती है। क्या है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग के लिए सबसे बड़ी अनिवार्यता क्या है? वर्ग चेतना है। वे कहते हैं जब एक धंधे में काम करने वाले लोग संगठित हो जाते हैं और उनमें ये चेतना आ जाती है कि हम एक पेशे से हैं। क्या हैं? एक पेशे से हैं। तो इस तरह का समूह अपने आप में क्या होता है? वर्ग है, यानी कि क्लास इन इटसेल्फ। और दूसरे धंधे में हेरफेर हो सकता है, लेकिन उनके काम करने वाले व्यक्तियों की हैसियत सामान्य कामगार की तरह होती है और इस मान्यता के आधार पर चेतना और संगठन बना लेते हैं। तो ये अपने लिए यानी कि क्लास फॉर इटसेल्फ है, और जब अपने आप में वर्ग क्लास इन इटसेल्फ अपने लिए वर्ग क्लास फॉर इटसेल्फ में बदल जाता है। ऐसी स्थिति में वर्ग संघर्ष क्या होता है? तीव्र हो जाता है और साम्यवादी समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप से संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या की है। क्या है? मार्क्स में समाज में वस्तुपरक रूप से संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या की है। परिस्थिति के रूप में, संपत्ति समूह के रूप में, वर्ग के रूप में, या जाति के रूप में। तो कार्ल मार्क्स क्या करते हैं? वो वर्ग के रूप में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए इसका डिटेल भी सुन लीजिए। सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स ने ये विचार रखा था कि सामाजिक आर्थिक ढांचा का परिवर्तन वस्तुगत नियमों से होता है। वस्तुगत नियमों के अनुसार ही एक सामाजिक आर्थिक ढांचा दूसरे की जगह लेता है। जैसे एक फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों में ये चेतना आ जाती है कि हम एक पेशे में हैं, तो इस तरह का समूह जो बनता है वो क्या है? वो अपने आप में वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्वेश्चन क्या है? वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्या है? कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष के प्रतिपादक थे। उनका ये मानना था कि संघर्ष सामाजिक परिवर्तन लाने वाली मुख्य ताकत होती है। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का मतलब होता है जो कार्य करने का कार्यक्रम भी था, में मार्क्स और एंजेल्स ने अपने विचार स्पष्ट तथा संक्षेप में
रखे थे। नेक्स्ट है, किसका नाम वर्ग संघर्ष से जुड़ा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसका नाम वर्ग संघर्ष से जुड़ा है? कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के कथनानुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? मार्क्स के कथनानुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? पहला है पूंजीपति एवं सर्वहारा के बीच, दूसरा शासक एवं शासित के बीच, तीसरा है शिक्षित एवं अशिक्षित के बीच, चौथा है मालिक एवं मजदूर के बीच। इसमें ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को। तो इसमें क्या होगा? दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है पूंजीपति एवं सर्वहारा के बीच। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसने समाज के अध्ययन में बुर्जुआ और सर्वहारा पदों का प्रयोग किया है? निम्नांकित में से किसने समाज के अध्ययन में बुर्जुआ और सर्वहारा के पदों का प्रयोग किया है? तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। बुर्जुआ और सर्वहारा की बात किसने की है? कार्ल मार्क्स ने। देखो, बुर्जुआ फ्रेंच भाषा का एक मध्यकालीन शब्द है, जैसे ये इम्पॉर्टेंट है। बुर्जुआ क्या है? फ्रेंच भाषा का एक मध्यकालीन शब्द है जिसका प्रयोग फ्रांस के मध्यम वर्ग के नागरिकों के लिए किया जाता था। ऐसे व्यक्तियों को एक ओर किसानों से तो दूसरी ओर समाज के संभ्रांत वर्ग से अलग किया गया। इस शब्द का प्रयोग करने में कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग से एक अलग धनिक वर्ग प्रदर्शित करने के लिए किया। मार्क्स के अनुसार इन दोनों वर्गों में निरंतर क्या था? विरोधी संबंध रहे हैं, जिनका अंत बुर्जुआओं की समाप्ति तथा सर्वहारा वर्ग की प्रशस्ति में होगा। उनके अनुसार सामाजिक वर्गों की रचना अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संबंधों के आधार पर होती थी। क्या था कि सामाजिक वर्गों की रचना क्या थी? अर्थव्यवस्था में उत्पादन और संबंधों के आधार पर होती थी। जिन व्यक्तियों का उत्पादन के साधनों पर क्या है? जिन व्यक्तियों का उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व नियंत्रण होता है और जो उत्पाद को खरीदने और बेचने की हैसियत रखते हैं, वे एक वर्ग का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत ऐसे व्यक्ति जो केवल अपने श्रम पर निर्भर करते हैं, वे दूसरे वर्ग का निर्माण करते हैं। इन्हीं दो वर्गों को उन्होंने क्रमशः बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग का नाम दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है, पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है। ये कथन किसका है? पूंजी वो धन है जिसका उपयोग श्रमिकों के शोषण करने के लिए किया जाता है। ये कथन किसका है? एग्ज़ाम्स में ऐसे कथन आ जाएगा कि ये कथन किसने दिया है, तो आपको ये याद ही करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? इसका हो जाएगा आंसर कार्ल मार्क्स। देखिए, आधुनिक पूंजीवादी समाज में व्यक्तिगत क्या था? प्राइवेट प्रॉपर्टी सबसे अधिक संगठित होती थी। लाभ उत्पादन का परम लक्ष्य होता है। पूंजीपति मजदूरों के श्रम को उचित मूल्यों से कम मूल्यों में खरीदकर क्या करते थे? अतिरिक्त मूल्यों की पूंजी में बदल देते हैं और इस तरह पूंजी की सतत वृद्धि होती रहती है। और मार्क्स के अनुसार पूंजी वो धन है जो श्रमिकों के शोषण से निमित्त प्रयोग किया जाता है। यही शोषण कालांतर में वर्ग संघर्ष का मुख्य कारक बनता है। ये थोड़ा प्रिंट सही नहीं आया है, आप सुन लीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा। क्या है, मैं एक बार फिर से आपको पढ़ के सुना देती हूँ, सुन लीजिए। आधुनिक पूंजीवादी, देखिए क्वेश्चन क्या था? पूंजी वो धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है। ये कथन किसका है? ये कथन है कार्ल मार्क्स का।
तो कार्ल मार्क्स के अनुसार क्या बात उन्होंने कहा है, आधुनिक पूंजीवादी क्या है, समाज क्या है। तो आधुनिक पूंजीवादी समाज में व्यक्तिगत संपत्ति यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी सबसे अधिक संगठित होती है। लाभ उत्पादन का परम लक्ष्य होता है, मतलब उनको अपना सिर्फ प्रॉफिट दिखता है। पूंजीपति मजदूरों के श्रम को उचित मूल्यों से कम मूल्यों में खरीद कर अतिरिक्त मूल्यों यानी कि सरप्लस वैल्यू को पूंजी में बदल देते हैं और इस तरह पूंजी से पूंजी की सतत वृद्धि होती रहती है। मार्क्स के अनुसार पूंजी वो धन है जो श्रमिकों के शोषण की निमित्त प्रयोग किया जाता है और यही शोषण क्या है, कालांतर में वर्ग संघर्ष का मुख्य कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है। किसने कहा है कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर या रॉल्फ डेरेनडॉर्फ। तो क्या होगा इसका आंसर, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, प्रतिस्पर्धा दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों के मध्य किसी सीमित वस्तु, क्या है, प्रतिस्पर्धा किसी दो या दो से अधिक व्यक्तियों समूहों के मध्य किसी सीमित वस्तु, अधिकार या सेवा को प्राप्त करने हेतु प्रथा या नियम के अंतर्गत किया गया प्रयत्न है। कार्ल मार्क्स ने जोर देकर कहा है कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है। नेक्स्ट है, मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत में किस मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया गया है। कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत में किस मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया गया है। पहला है सामाजिक सुरक्षा, बी है उत्पादन की शक्तियाँ, सी है प्रौद्योगिक प्रविधियाँ, डी है सर्वहारा वर्ग की निर्धनता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्पादन की शक्तियाँ, ऑप्शन नंबर बी। मार्क्स के अनुसार क्या है, सामाजिक संरचना के दो तत्व होते हैं, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। मार्क्स के अनुसार सामाजिक संरचना के क्या है, दो तत्व, अधो और अधिसंरचना, यानी कि अधो या आधारभूत संरचना सब स्ट्रक्चर और अधिसंरचना या आश्रित संरचना सुपर स्ट्रक्चर। समस्त उत्पादन प्रणाली मोड ऑफ प्रोडक्शन, क्या है, मोड ऑफ प्रोडक्शन को उन्होंने आधारभूत संरचना माना है और समाज के अन्य अंगों जैसे सरकार, धर्म, परिवार, आदर्श, दर्शन इत्यादि को आश्रित संरचना कहा है। सरकार, धर्म, परिवर्तन, आदर्श, दर्शन, इसको क्या कहा है, आश्रित, यानी कि सुपर स्ट्रक्चर। और मार्क्स ने कहा है कि उत्पादन प्रणाली ही क्या है, समस्त सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है। ये आप ज़रूर याद रखिएगा, समस्त सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है। किसने कहा है, मार्क्स ने कहा है। उत्पादन प्रणाली ही समस्त सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है, किसने कहा है, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत दिया है। सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत किसने दिया है, कार्ल मार्क्स ने, एडम स्मिथ ने, कार्ल मैनहीम ने या पी.ए. सोरोकिन ने। तो किसने दिया है, ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने बताया है कि आर्थिक व्यवस्था ही क्या है, आर्थिक व्यवस्था ही सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है। सामाजिक संरचना में परिवर्तन तभी आता है जब आर्थिक परिवर्तन में परिवर्तन आता है। मार्क्स का क्या कहना है कि सामाजिक संरचना में परिवर्तन तभी आता है जब आर्थिक परिवर्तन में, आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है। इस प्रकार उन्होंने अपने विचारों में आर्थिक निर्धारणवाद यानी कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का सिद्धांत दिया है। उन्होंने कहा है, द मोड ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइंस द जनरल कैरेक्टर ऑफ द सोशल, पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। ये किसने कहा है, ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन ए है पी.ए. सोरोकिन, बी है पेरेटो, सी कार्ल मार्क्स, डी डब्ल्यू.एफ. और ऑकबर्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है धर्म जनमानस के लिए अफीम है। ये तो सभी को याद होगा, धर्म जनमानस के लिए अफीम है। ये कथन किसका है? ये है कार्ल मार्क्स का। इसका तो ऑप्शन बताने की ज़रूरत ही नहीं, सब लोग ऐसे ही लगा लेंगे। देखिए कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है, धर्म को उन्होंने जनमानस का अफीम क्यों कहा है। देखिए, यद्यपि कार्ल मार्क्स क्या है, धर्म के उन्मूलन की बात नहीं की है। जिस प्रकार व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति की बात की है, पर उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की भांति धर्म में भी मनुष्य के विलगाव मतलब यानी अलगाव की कल्पना की है। और मार्क्स ने कहा है कि मनुष्य जितना ही ईश्वर में विश्वास रखेगा उतना ही स्वयं से दूर होता जाएगा। मार्क्स ने क्या कहा है कि मनुष्य ईश्वर में जितना विश्वास रखेगा उतना वो स्वयं से दूर होता जाएगा। उन्होंने कहा है कि धर्म जनता के लिए अफीम है। क्या है? धर्म जनता के लिए अफीम है। लोग स्वयं व अन्य मानवों पर किए गए अन्याय एवं असमानता को ईश्वर इच्छा के रूप में स्वीकृति प्रदान करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप दमन के विरुद्ध प्रतिरोध कम हो जाता है। धर्म बाद के जीवन के सुखकर होने का विश्वास दिलाता है। और मार्क्स का विचार है कि धर्म असमानता एवं शोषण के विरुद्ध बगावत की संभावना कम कर देता है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि धर्म जनता के लिए अफीम है? इसका तो पता ही अभी कराया है, कार्ल मार्क्स ने। धर्म जनता के लिए अफीम है। देखो ये कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ये पीजीटी में किया गया, यूपी पीजीटी में 2010 में पूछा गया, फिर पीजीटी 2016 में पूछा गया, फिर 2003 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका होती है। क्या है? उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका होती है पूंजी की, मशीनी उपकरणों की, या श्रम की, या सरकार की। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मशीनी उपकरणों की। क्या है? ऑप्शन बी, मशीनी उपकरणों की। देखिए मार्क्स का मानना था कि श्रमिक और पूंजीपति के बीच संघर्ष केवल आर्थिक लाभ को लेकर नहीं था। कार्ल मार्क्स का क्या मानना था कि श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच जो संघर्ष था वो केवल आर्थिक लाभ को लेकर ही नहीं था। उन्होंने पूंजीवाद के अंतर्गत मशीनी उत्पादन की भूमिका पर भी जोर दिया था। और ज्यों-ज्यों मशीनों ने उत्पादन प्रक्रिया में पांव जमाना शुरू किया तो श्रमिकों के सामाजिक संबंधों में भी बड़ा बदलाव आने लगा और अब मशीनों का एक पुर्जा मात्र बनकर रह गया था। अब मशीनें ही अब अधिकांश काम करती थीं। क्या था? मशीनें ही, पहले लोग काम करते थे, श्रमिक काम करते थे, और अब क्या था, जब औद्योगिकरण हुआ, जब पूंजीपति आए, तब क्या था, तब मशीनें ही अधिकांश काम करती थी। मनुष्य तो मात्र क्या था, उनका परिचालक था, यानी कि मशीनों को चलाने का काम था। इसके कारण श्रमिकों को अपने कार्य से मनोवैज्ञानिक संतुष्टि के अवसर से वंचित होना पड़ा और इस संतुष्टि के अभाव को मार्क्स ने मानव का श्रम से अलगाव की संज्ञा दी। कार्ल मार्क्स ने क्या संज्ञा दी थी? मानव का श्रम से अलगाव की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीगल और मार्क्स दोनों ने निम्न में से कौन सी अध्ययन पद्धति प्रयुक्त की है? हीगल और मार्क्स दोनों ने निम्न में से कौन सी अध्ययन पद्धति प्रयुक्त की है? आदर्शवाद की, भौतिकवाद की, साम्यवाद की, या द्वंद्ववाद की? तो इन्होंने क्या किया था? द्वंद्ववाद की बात की थी। देखिए हीगल और मार्क्स दोनों ने द्वंद्ववाद पद्धति अपनाई। क्या है? हीगल और मार्क्स दोनों ने द्वंद्ववाद पद्धति अपनाई। मार्क्स और एंजल्स ने हीगल के द्वंद्ववाद को उसकी आदर्शात्मक खोल से निकलकर
उसे भौतिकवादी जामा पहनाया। और इस बात को स्वीकार करते हुए मार्क्स स्वयं यानी दास कैपिटल, उन्होंने जो बुक लिखी थी, के प्रथम खंड के द्वितीय जर्मन संस्करण के आमुख में लिखते हैं। उनके साथ हीगल के साथ ये द्वंद्ववाद सिर के बल खड़ा है। मतलब हीगल का कहना था कि द्वंद्ववाद सिर के बल खड़ा है। यदि आप उसके रहस्यमय आवरण के भीतर छिपे तर्क, बुद्धिपरक सारत्व का पता लगाना चाहते हैं तो आप उसे उलटकर फिर पैरों के बल सीधा खड़ा करना होगा। कहने का मतलब ये है कि हीगल का जो वो था वो उन्होंने सिर के बल खड़ा किया और कार्ल मार्क्स ने क्या किया, उनको पैरों के बल खड़ा कर दिया। ठीक है, क्या है देखिए, विथ हिम it is standing on its head. With him it is standing on its head. It must be turned right side up again. If you would discover the rational kernel within the mystical shell. दास कैपिटल में मार्क्स क्या कहते हैं, मेरी द्वंद्ववादी पद्धति हीगलवादी पद्धति से ना केवल भिन्न है अपितु ठीक उसकी उल्टी है। और माई डायलेक्टिकल मेथड इज नॉट ओनली डिफरेंट फ्रॉम द हेगेलियन बट इज इट्स डायरेक्ट अपोजिट। मतलब मार्क्स ने कहा कि उनसे मेरी जो पद्धति है वो बिल्कुल उल्टी है। और आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन, श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति के हानिकारक प्रभाव में कौन सा सही नहीं है। श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति के हानिकारक प्रभाव में कौन सा सही नहीं है। गरीब तथा अमीर के बीच अंतर बढ़ा है, वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी आई है, श्रमिकों के कार्य की दशाएं प्रभावित हुई हैं या राष्ट्रीय स्तर पर उग्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति के हानिकारक प्रभाव में कौन सा सही नहीं है। तो गरीब तथा अमीर के बीच अंतर तो बढ़ा, ये भी सही है, और श्रमिकों के कार्य की दशाएं प्रभावित हुई हैं, ये भी सही है, और राष्ट्रीय स्तर पर उग्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, गलत है ऑप्शन नंबर बी, वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी आई है। तो ये रही आज की हमारी क्लास। और आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल की क्लास में हम लोग हर्बर्ट स्पेंसर से रिलेटेड उनके इम्पॉर्टेंट MCQs करेंगे। तब तक के लिए आप अपना खूब ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।